मोदी सरकार से पहले बजट से पहले उम्मीदों का सैलाब आया हुआ है। मोदी के लिए इन उम्मीदों पर खरा उतरना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मांगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम अपने इस शो में दो बड़े मुद्दों पर खास ध्यान देंगे। पहला, देश में बिजनेस करने को आसान कैसे बनाया जाए। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में देश की इंडस्ट्री ऐसे रेगुलेटरी दिक्कतों में फंसी कि आज तक वो उससे उभर नहीं पाई है। नई सरकार से वो अब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश में अब बिजनेस करने का सही माहौल तैयार किया जाए। दूसरी बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी की। तो आखिर मोदी सरकार कैसे इनसे पार पाएगी और बजट में क्या कोई साफ दिशा मिलेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वीडियोकॉन के सीएमडी वेणुगोपाल धूत, रसना के सीएमडी फिरोज खंबाटा, इंडस्ट्री वेटरन संजीव आगा और DHFL ग्रुप के मेंबर स्ट्रैटेजी और CSR मिलिंद सरवटे। आप सभी का स्वागत है। आगा साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में आपने काम किया है। इस समय कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कॉर्पोरेट इंडिया की तो मेरे ख्याल से अगर आप लिस्ट लगाएं तो मुश्किल है कि नंबर 1 नंबर 2 क्या है, मगर अगर मैं किसी एक चीज़ पे उसको क्लब करके कहूँ तो कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि इकोनॉमी बढ़नी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग कनेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इकोनॉमी चलती है, इससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होती है, इससे बिजनेस करने में मज़ा ज़्यादा आता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा कोई ड्राइवर इकोनॉमी का नहीं है। अगर गवर्नमेंट का एक काम है तो स्टेबल टैक्स पॉलिसीज, प्रेडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे और हट जाए। तो मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ये कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। सरवटे साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लाया जाए, एक मुद्दा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए तो बाकी चीजें इन प्लेस आती हैं। आपके लिहाज से क्या इस समय दिक्कत है बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे बढ़ाने के लिए? मेरे ख्याल से एक, जैसे कि आगा साहब ने कहा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, अगर प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि अनिश्चितता अगर कम रहेगी तो बिजनेस करने में काफ़ी सुविधा होती है, सहूलियत होती है। कोई भी बिजनेसमैन यही चाहता है कि उससे जो पर्सपेक्टिव मिलेगा, उसकी जो दृष्टिकोण रहेगा वो जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, विशेषतः पिछले 3-4 सालों में जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी आ गई थी, यानी कि जो कायदा कानून के बारे में जो अनिश्चितता आ गई थी, उसका फटका ना कि परदेसी कंपनियों से पड़ा, विदेशी कंपनियों को पड़ा, भारतीय कंपनियों को भी पड़ा है। और उसमें कई रेगुलेटरी एस्पेक्ट में अनिश्चितता अभी भी मौजूद है। और सरकार, मेरे ख्याल से फिस्कल रेगुलेटरी एरिया, इसमें अगर क्लैरिटी रहेगी, सर्टेनिटी एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच रहेगा तो काफ़ी सहूलियत हो सकती है। ये एक मुद्दा हो गया, उसमें कई डिटेलिंग है, चर्चा के दौरान मैं इसके बारे में और बात कर सकता हूँ। जी धूत साहब, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, यहाँ पर मोदी सरकार ने बार बार कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट बढ़ाई जाए, लेकिन करंट जो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है उसमें कॉन्फिडेंस लैकिंग है। तो वो कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाया जा सकता है ताकि आसानी से बिजनेसेस को और स्केल किया जाए और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए? इसके लिए देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। फिर दूसरा जो है, बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट जो है वो अभी हो नहीं रहे हैं। आप और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए RBI अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही। इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती है, क्योंकि 14% इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि RBI ने बता दिया कि इन्फ्लेशन जब तक कम नहीं होगा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। दूसरी ओर से फॉरेन से पैसा आना है तो अपने फिस्कल पैरामीटर है वो अच्छे होने चाहिए, फिस्कल कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिस्कल डिफिसिट कम हो जाना चाहिए, करंट अकाउंट डिफिसिट कम होना चाहिए और ग्रोथ का टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो फॉरेन पैसा यहाँ पे आएगा। फॉरेन में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि $100 ट्रिलियन, $100 बिलियन तो यहाँ कैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि फॉरेन के बाजार में $10 ट्रिलियन ऐसे हैं जो कहीं भी जाके इन्वेस्ट हो सकते हैं। उसमें का 1% मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर उसमें का 1% मतलब $100 बिलियन भी यहाँ पे इमीडिएट आते हैं तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। $100 बिलियन फॉरेन से आएंगे, $100 बिलियन इंडियन इन्वेस्टर लगाएंगे और $200 बिलियन बैंक देंगी। तो ये हो गए $400 बिलियन, मतलब 20 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट इमीडिएट आएगा। और जिसमें
लोगों को काम मिलेगा। पर ये सब बातें इस बजट के द्वारा जल्दी हो जानी चाहिए। तो आप बेसिकली दूध साहब कह रहे हैं कि एफडीआई को तवज्जो दिया जाए इस बजट में तो बात बनेगी। यहाँ पर भारतीय इंडस्ट्री में बाहर का पैसा काफी सस्ते दरों पर इस समय पर मौजूद है और शायद वो यहाँ पर लगेगा, और ऑफ कोर्स इंडियन निवेशक भी यहाँ पर लगाते हुए दिखाई देंगे, इंडस्ट्री में निवेश करते हुए दिखाई देंगे। खंबाटा साहब, आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रसना एक जानी मानी कंपनी है, इस समय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इतना ज्यादा यहाँ पर चैलेंज है कि कैसे प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ाई जाए। आपके लिहाज से वो क्या एक मेजर किया जा सकता है ताकि आप इन तमाम पैरामीटर्स पर खरे उतरें? देखो, पहली बात मैं थोड़ा करना चाहूंगा, बजट जनरली ये सब चीजों के लिए नहीं होता है, पर ये जो बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये मोदी सरकार का पहला बजट रहेगा। और मोदी साहब का बार बार आने के बाद ये मानना है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका सहकार। अब सबका अगर विकास होना होगा तो ये कब होगा कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो रेगुलेशन है, जो एनवायरमेंट है, वो ऐसा होगा कि विकास हो पाए। अभी झूठ साहब ने बात किया कि फॉरेन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया आ सकते हैं। मैं तो कहता हूं जो आके पैसे पड़े वो नहीं लगा रहे। अब आप एक एग्जांपल देख लो कि ऐसे इंडिया में हमने एक मेगा फूड पार्क की स्कीम बनाई है, लोगों ने मेगा फूड पार्क ले लिए है, फाइनेंस भी सेटअप हो गया है, ब्लूप्रिंट भी रेडी है, डिमांड भी है, पर रेगुलेटरी रीजंस के कारण वो आ नहीं रहे। अब जो अगर ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो स्टार्ट ही नहीं हो रहे तो नया कहां से आएगा पैसा? और इसके लिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहली बात है, मैं मैन्युफैक्चरिंग आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं थोड़ा जो बाकी चर्चा हो रही है उस पर आ रहा हूँ कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिग टिकट प्रोजेक्ट है उसके लिए हमको कुछ स्पेशल सिंगल विंडो सिस्टम बनाना ही पड़ेगा कि जिसमें कुरियर बॉक्स नहीं होवे, नॉट दैट वो वहां से आप एप्लीकेशन भेजो पास होवे, पर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि जो डिसीजन लेके ऑन द स्पॉट प्रोजेक्ट्स को हर चीज को अप्रूवल करते हुए और लोगों को पिलर टू पोस्ट भागना नहीं पड़े। ये कोई भी प्रोजेक्ट के लिए 40-50 अप्रूवल लेने के लिए 4 बार घूमेगा, तब तक आदमी भाग जाएगा, पैसा लेके भाग जाएगा वापस। तो मेरे हिसाब से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी है और एफआईआई को पूरा फॉरेन के पैसे से, ये एफआईआई के पैसे से इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब रही जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे जो बड़ा मुद्दा है आज है, जो मैन्युफैक्चरिंग ये भी चाहता है वो है लेबर रिफॉर्म। ये बजट का मुद्दा नहीं है, बजट को उसमें लेना पड़ेगा कि लेबर में रिफॉर्म होवे। सेकंड जो सबसे बड़ा मुद्दा है एसएमई, हमारा पूरा इंडिया का जोर था एसएमई पे। एसएमई ही इंडिया को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने एसएमई को ऑलमोस्ट किल कर दिया है। एसएमई को किल किया है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का भी हुआ है। बड़े बड़े जैसे गुजरात में एस्टेट है, बड़े एसएमई लगे थे, आज एसएमई चल नहीं रहे। कैसे एसएमई को रिवाइव किया जाए? एसएमई की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो वन सेकेंड है फाइनेंस एट अ लोअर कॉस्ट, सेकंड है टैक्सेस। मेरे हिसाब से टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट एसएमई के लिए बढ़ानी चाहिए, डिप्रिसिएशन बढ़ाना चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस देना चाहिए और एसएमई, स्पेशली एसएमई को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की बड़ी जरूरत है, बिकॉज दे कैन डू आउटसोर्सिंग फॉर द वर्ल्ड। आज वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहती, वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छे सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर मिले, वहां उनके प्रोडक्ट आउटसोर्स। और उम्मीद यही है कि इस बजट में इस पर जोर दिया जाएगा। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को पुश किया जाए, एग्जिस्टिंग जो पैसा है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या आपको लग रहा है उससे शुरुआत की जा सकती है इस पहली परीक्षा में, बजट में? वही तो मैं कह रहा हूँ, नए पैसे तो आए तब आए, जो पैसे लगे हुए लोगों ने कमिट किए वो नहीं बच पाते। साहब, आपकी क्या राय है इस पे? हाँ, इसको मैं आपको जरा गोल मटोल में जवाब देता हूँ। देखिए, पिछले 5-10 साल में 2 टर्म्स हम सामने उभरी हैं। एक है जो बीजेपी ही लाए अपने मैनिफेस्टो में और कोई नहीं लाया, वो टैक्स टेररिज्म। मतलब जो हेल्पलेस है उसको आप टेरराइज करो, जिसकी पहुंच नहीं है। और दूसरी टर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म, जो मजबूत है उसके सामने आप घुटने टेक दो। तो ये दोनों अगर हट जाएं, आप उसको इमेजिन करिए कि उससे इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी यंगस्टर्स में, मैनेजर्स में होती है, उससे जो देश का विकास होगा उसका आप अंदाज नहीं लगा सकती हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें करें, ये टैक्स टेररिज्म हटा दें जो उनके मैनिफेस्टो में है, और क्रोनी कैपिटलिज्म तो खैर सब लोग कहते हैं कि हम हटाएंगे, लेकिन हटा के दिखाना है। ये 2 अगर कर दें, हमारी टैक्स लॉज में 19-20 का इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जैसे मेरे समझ में टैक्स एग्जेम्पशंस कम करे जा सकते हैं, मेरे समझ में डाइवेस्टमेंट से थोड़ा पैसा आ सकता है। स्पेक्ट्रम 2100 मेगाहर्ट्ज का आइडल बैठा है डिफेंस के पास, ये 4 लें, कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ इस साल में एनपीवी टर्म्स में आ जाएगा।
मगर सबसे ज़्यादा ये है कि अगर ईमानदारी का माहौल आ जाए ताकि अच्छे लोग बिजनेस में आएँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी ऐसा हो रहा है कि बिजनेसमैन कहलाना, मुझे तो मुझे कोई कहे कि मैं होंचो हूँ तो मुझे तो गाली समझ में आती है। जी सरवटी साहब, मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ। जिसे ट्रस्ट या विश्वास कहते हैं, वो अगर सरकार इंडस्ट्री की तरफ जताए तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे जो रेगुलेशंस है, स्पेशली जो टैक्स लॉज है, वो इस तरह से लिखे गए हैं कि इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑलवेज चोर्स जी। तो वो जो एक एजम्पशन है वो हट जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो पिछले कई सालों में देखने को आई, जिसे आगा साहब ने टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी, कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लेवर हो रहा है। अगर कोई कोर्ट कोई निर्णय दे सरकार के खिलाफ तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाती है। इसका एक टेररिज्म पार्ट छोड़ दिया जाए तो भी उसमें एक्सेसिव क्लेवरनेस है। तो अगर गवर्नमेंट हम्बल हो जाए, उसमें ह्यूमिलिटी आ जाए कि हम देश का हित चाहते हैं, वैसे इंडस्ट्री भी चाहती है, ये अस एंड दे जो वी पर फोकस करना चाहिए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। यानी कि बजट बनाने के जो तौर तरीके और कैसे बजट बना जाता है, मुझे पर्सनली ऐसा कई बार लगा है कि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो अननेसेसरली सीक्रेटिव हो गई, वो इतनी गुप्त हो गई है कि पूरे देश का भविष्य कुछ वो 1.5 घंटे का जो स्पीच रहेगा उसके ऊपर निर्भर है। ये कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि खंबाटा साहब ने भी कहा कि कई चीज़ें जो बजट में नहीं आनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो बजट में आ जाए, क्योंकि बजट को हमने अवास्तव महत्व दिया है जी। वो कम होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वो कौन सी बड़ी आइडियाज हैं जो इस समय इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं, उस पर अरुण जेटली फोकस करे और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन पर बड़े कदम उठाते हुए दिखाई देगी सरकार आने वाले समय में, और खास तौर से उसका ऐलान होगा इस बजट में। उस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, उम्मीदों की फहरिस्त। यहाँ पर हर शख्स लगाए बैठा है मोदी सरकार से जो अपना पहला बजट पेश करेगी, और देखना यही होगा वो खास तौर से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और यहाँ पर कितनी एंटरप्रेन्योरशिप और खास तौर से इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। इसी चर्चा में हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, वेणुगोपाल धूत, फिरोज खंबाटा, मिलिंद सरवटे और संजीव आगा। इनफैक्ट लेबर रिफॉर्म्स की बात खंबाटा साहब ने उठाई। धूत साहब, मैं उसी पर आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी। एम्प्लॉयबिलिटी एक चैलेंज है, स्किल डेवलपमेंट एक चैलेंज है। यहाँ पर इस पर पिछले 10 सालों में काफी काम हुआ है, कई कमेटियां बैठी हैं। इस सरकार से आप क्या नया अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी के लिए सामने आए और उनको अच्छी नौकरियां मिलते हुए दिखाई दें? उसके लिए जॉब क्रिएशन जो अगर करना है तो सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देना होगा। टैक्सेशन में कंसेशन देने होंगे। हमने एक प्रस्ताव भी दिया है जेटली साहब को कि जिस उद्योग में 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उनको आप इंडस्ट्री में काफ़ी टैक्स में कंसेशन दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स में भी कंसेशन दीजिए। इस प्रकार से अगर कंसेशन दिए तो काफ़ी काम मिलेगा। दूसरा, आजकल सर्विस पे लोगों को लगाना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है क्योंकि लेबर लॉ बहुत कठिन है, तो लेबर रिफॉर्म भी करने की जरूरी है। चाइना में बहुत ही ज़्यादा लेबर रिफॉर्म है, वहाँ पे हायर एंड फायर पॉलिसी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ भी हायर एंड फायर पॉलिसी लाए, पर थोड़ा लेबर के साइड में झुकते हुए जो सरकार के कानून है वो दोनों के लिए इक्वल किए जाए, ताकि किसी को सर्विस पे, मैन्युफैक्चरर को अगर किसी को सर्विस पे रखना है तो आराम से रख सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ नरेगा में अच्छा काम मिल रहा है, तो वैसे बहुत ज़्यादा तो लेबर का जरूरी नहीं है, पर ये नरेगा कितने दिन चलेगी? आखिर कभी ना कभी तो सरकार को ये सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, और वो सब्सिडी अगर सरकार को बंद करनी है तो लेबर रिफॉर्म लाने ही पड़ेंगे, और लेबर को एम्प्लॉयमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर में या पीपीपी जैसे काम, जिसको कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करके लोगों को काम देना होगा। और अगर एक आदमी को अगर काम मिलता है तो एंसिलरी वो 2-3 लोगों को काम दे देता है। आपने क्योंकि नरेगा की बात उठाई, सरवटे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, नरेगा जैसे मॉड्यूल को क्या आप स्किल ओरिएंटेड कर सकते हैं, जहां पर नॉर्मली हम देख रहे थे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम कराया जा रहा था, कि दूसरे काम सिखाएं लोगों को ताकि कॉर्पोरेट इंडिया उसका फायदा उठा सके, आप लोगों को ज्यादा आत्मनिर्भर बना सके अपना खुद का भी कारोबार शुरू करने के लिए, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो। आपकी बात बिल्कुल सही है।
मेरे ख्याल से नरेगा जिस तरीके से चलाई जा रही है, जिसका उसका जो इंटेंट था ओरिजिनल, वो खैरात का इंटेंशन ज्यादा था जी। ना कि जो बेरोजगार युवक अब है। नया चेंज क्या आना चाहिए? नया चेंज ऐसा होना चाहिए कि स्किलिंग का जो पार्ट है, यानी कि स्किल बिल्डिंग का जो पार्ट है, वो देयर इज अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसको हमें काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि एम्प्लॉयबिलिटी पर। अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे तो ये जो धूत साहब ने जो कहा कि हायर एंड फायर, उतना उधर तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि अगर एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट कोई किसी कारण से बंद हो गई तो वहाँ दूसरी जगह पे मिल जाएगी। इतने स्किल्स वो युवक में आने चाहिए। इसके बावजूद जो नरेगा का काम चल रहा है उसमें तो लगभग घर बैठे या थोड़ा कुछ काम करके पैसा मिल रहा है। इसके कारण लेबर अवेलेबिलिटी में काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। अगर वही एफर्ट हम लोग स्किल बिल्डिंग में डालें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। आगा साहब, क्या मेजर्स लेने चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर नॉर्मली बिजनेसेस को आसानी से स्केल करने के लिए? मैं जो आपने पिछला प्रश्न पूछा था उस पर मैं एक लाइन करके आपका जवाब देता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि मनरेगा जो है, ये मैं पिछले जो वित्त मंत्री थे उनसे मैं कभी इत्तेफाक हुआ था बात करने का, उनको याद नहीं होगा। तो मनरेगा में जहाँ स्किल्ड लेबर है वहाँ वो अप्लाई नहीं करता है। मनरेगा इज़ मेंट फॉर अनस्किल्ड लेबर्स। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें थोड़ी भी स्किल होती है, वो हट जाते हैं। तो ये ऑब्वियस एक इम्प्रूवमेंट है कि अनस्किल्ड के साथ आप स्किल का भी इस्तेमाल करिए। लेकिन आप जो स्किल की बात कर रहे हैं, ये आप देखिए हिंदुस्तान में जो कारीगरी के लिए मशहूर होता था, इंडियन क्राफ्ट्समैन या आर्टिजन्स वर कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हाथ की चतुराई, आजकल इतना शॉडी काम है। चाहे आप सड़क देखिए, उसमें सीधी लाइन नहीं बनती है, ना कोई दीवार सीधी बनती है, ना खिड़की सीधी बनती है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स अच्छे नहीं बनते हैं। एक शॉडीनेस जो आ गई हिंदुस्तान में। अब एक ये माइंडसेट है, वो वर्कर्स की गलती नहीं, हम लोगों की गलती है। मगर अगर अब इसको करना है तो कुछ चीज़ें, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनी है, लेकिन एक तो इनको स्टेटस देनी है लोगों को, जो प्राइम मिनिस्टर ने कई बार सजेस्ट किया है कि इसको इक्विवेलेंट समझो डिग्री के या मैट्रिकुलेशन को, तो एक स्टेटस है। दूसरा, हमको रिकग्नाइज़ करना है कि इन लोगों को अगर स्किल डेवलप करनी है तो इनका पेट काट के नहीं कर सकते हैं। या तो शाम को करिए या संडे को करिए या छुट्टी के दिन ज़्यादा करिए, ताकि साथ साथ कर पाएँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जर्मनी एक उदाहरण है, जबकि जर्मनी बहुत एडवांस्ड है और जर्मनी जैसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई 200 स्किल्स हैं और प्राइवेट सेक्टर इन स्किल्स को कंज्यूम करता है। तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिया जाए? आप पूरी तरह से रेगुलेट करिए, बट लेट देम फंड इट। उनके जो कोर्स है, उनका करिकुलम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसमें उनको इन्वॉल्व करिए, उनको थोड़ी ब्रांडिंग दीजिए ताकि उनके जो CSR है उसमें भी आ जाए, और एंड लेट देम एम्प्लॉय दीज पीपल। तो एक तरह से लिंकेजेस हो जाएंगे, तो ताकि इंडस्ट्री और सरकार साथ में काम करके यहाँ पर स्किल पर फोकस करेगी। इनफैक्ट धूत साहब ने एक और पॉइंट मेंशन किया था कि थोड़े बहुत रियायतें मिलनी चाहिए। इस समय खंबाटा साहब, आपको लगता है कि टैक्स सॉप्स की जरूरत है या फिर इंडस्ट्री ऐसे मकाम पर आई है, हाँ आप टैक्स देने को तैयार है, बस उसे आसान करिए? आपका आंसर, पहला आंसर दूं उसके पहले, वो नरेगा में मेरा एक इससे मेन इश्यू है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। स्किल और नरेगा दो सेपरेट चीजें हैं। नरेगा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी नरेगा अनाउंस कर दिया है, इट इज लाइक ए डोल, वो वापस नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकली नहीं हो पाएगा। पर जो हो सकता है वो एक बहुत अच्छा आइडिया ये है कि नरेगा में जो न काम करने का पैसा मिल रहा है वो काम करने का पैसा देना चाहिए। और उसका बेस्ट आइडिया है कि नरेगा के एम्प्लॉयज लेट देम वर्क इन इंडस्ट्री, और जो गवर्नमेंट उसका पार्टली पैसा हम भी दे देंगे। मैं ये कहता हूँ नरेगा में गवर्नमेंट सपोज उनको लेबरों को 150 रुपया दे रही है, लेट देम वर्क फॉर अस फॉर 75 रुपीज, 75 लेट देम बी पेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमको 75 में एम्प्लॉय मिल जाएगा और वो हिसाब से दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि अभी काफी ऐसे एरिया है कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, कोई नरेगा की तरफ जा रहा है। तो कोई आइडिया होना चाहिए कि नरेगा काम इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक बड़ा सबमिशन है। स्किल डेवलपमेंट शुड बी डन ऑन प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन है, ऑलरेडी इनकम टैक्स में रियायत है ही कि आपको 30% डिडक्शन मिलेगा अगर आप 100 आदमी की ज्यादा आदमी लेते हो। वो अंदर सेक्शन है ATI JJ कैसे है कि 30% मिलेगा, पर मेरे हिसाब से 30% बहुत कम है। एक सिंपल लॉ बनना चाहिए कि जो आदमी ये मोर देन 100 आदमी का एक्सपेंशन करता है उसको 100% डबल डिडक्शन मिलेगा।
तो अगर खर्चा अगर आपका 100 आदमी का होता है 10,000 रुपया, तो आपको 20,000 रुपया डायरेक्ट से मिलेगा। उससे फायदा ये रहेगा कि हर आदमी को ज्यादा लेबर इंटेंसिव यूनिट डालने के इंटरेस्ट रहेगा और इससे लेबर बढ़ेगा। सेकंड, मैंने अभी बताया कि जो एसएमई और फूड प्रोसेसिंग, ये दोनों में बहुत लोग लगते हैं। हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। हमने एक सर्वे किया था कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे फूड प्रोसेसिंग में मैक्सिमम लोग लगते हैं 80 से 90, और सबसे कम लोग लगते हैं आईटी और ये सब सॉफ्टवेयर वो सब इंडस्ट्री में। तो हमारा ये मानना है कि फूड प्रोसेसिंग को बहुत सी रियायतें देनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूड प्रोसेसिंग रूरल एरियाज में लगता है। उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जो आज जरूर है इंक्लूसिव ग्रोथ की, जरूर है रूरल को अपनाने की, तो फूड प्रोसेसिंग को डेवलप करने से मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो जो रियायतें होनी चाहिए इनकम टैक्स में होनी चाहिए, और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल सेक्टर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, इसको टैक्स से नील कर दो, इसको टैक्स से हटा दो, इसमें और इन्वेस्टमेंट लाने दो, इसमें और डेवलपमेंट करने दो। एट स्टोन यू विल 2-3 बर्ड्स। पहला एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सेकंड, अगर प्रोसेस फूड बनता है तो इट विल बी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आज मेरे घर में पीस मेरी बीबी लाती है, क्यों लाती है? फ्रोजन पीस, क्योंकि रेगुलर पीस महंगे हो गए। तो फ्रोजन पीस हैज बिकम ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफ रेगुलर पीस। तो व्हाई डू यू वांट टू टैक्स फ्रोजन पीस? Just because it is packed? Just because it is packed, why do you want to tax food process? What do you call tomato ketchup or tomato sauce or jam or even juice for that matter? तो आप बेसिकली कह रहे हैं होगा कि एक बाजू माफ कीजिएगा यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली तो कुछ यहाँ पर अहम कदम उठाने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री भी उतनी ही इन्वॉल्व हो जितनी सरकार है, और साथ मिलकर इंडस्ट्री और सरकार इस कंट्री को फिर से वो ग्रोथ पाथ पर लेकर जाएंगे, तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। उम्मीदें कई सारी है, चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें या फिर आम आदमी की। बस देखना यही है कि कितना खरा उतर पाते हैं वित्त मंत्री इन तमाम उम्मीदों पर। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।